स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और एक खास चर्चा हम आज करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के जो निवेश का डायरेक्ट फंड का गणित है उसे लेकर। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं इन्वेस्ट आज फॉर कल के फाउंडर अनंत लड्ढा। वैसे अनंत को की जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है वो उन्हें एक अलग तरह से स्थापित करती है। अनंत, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे एक बार फिर से जुड़ते हुए। और आपके वीडियोस लोगों को इतना जागरूक करते हैं, इतने फन वीडियोस भी होते हैं और इतने शानदार तरीके से आप लोगों को एक तरह से कहते हैं ना, इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं। ये दो दो कॉम्बिनेशन होता है और आमतौर पे ये नए ज़माने के नए तरीके जो हैं वो बहुत ही काम आते हैं आजकल के नए इन्वेस्टर को। तो जैसा मैंने बताया अनंत, तो मैं ना ये करता हूं कि मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मुझे भी कुछ नहीं आता। तो हमें तो बताइए कि भाई ये एमएफ के डायरेक्ट प्लान का ये पूरा गणित है क्या? सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। और सर, आपको जिस तरीके से आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी फैला रहे हैं और चीजों को डिस्कस कर रहे हैं एकदम बेस से अप्रिशिएटेड। सर देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके आते हैं। एक रेगुलर होता है, एक म्यूचुअल फंड में दूसरा होता है डायरेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपको किसी एडवाइजर की जरूरत है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, एक सहायक की जरूरत है, जैसे हम लोग महाभारत में भी देखते हैं कि अर्जुन को भी श्री कृष्णा की जरूरत थी। अगर आपको भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में किसी श्री कृष्णा की जरूरत है, तो आपके लिए एक रेगुलर प्लान है, जहां पे आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो आपके लिए म्यूचुअल फंड का कंप्लीट प्लानिंग का काम कर रहा है, वो आपको बताएगा, आपको थोड़ी मदद करेगा म्यूचुअल फंड को बाय करने में, सेल करने में, आपको राय देगा अपनी, जिसके लिए वो एक रेगुलर फंड्स में आपका निवेश कराएगा। वहां पे ऑफ कोर्स आपको एक एडिशनल पैसा देना पड़ता है और वही आपके डिस्ट्रीब्यूटर का रेम्यूनरेशन हो जाता है। इसी के अगेंस्ट में अगर आप समझते हैं कि आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर है, पर एट द सेम टाइम आप सिर्फ डायरेक्ट प्लान में काम करना चाहते हैं, आपके ये इच्छा है कि भाई मेरे को सिर्फ डायरेक्टली कंपनी से आके बाय करना है, मेरे को कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए, तो म्यूचुअल फंड ने आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा निकाली है, जिसे हम डायरेक्ट प्लान बोलते हैं। जहां पे आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा फंड बाय करना चाहते हैं। आपको खुद को अपना एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सर्विस को खुद को टेक केयर करना पड़ेगा। वहां पे आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, वो प्लान आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। तो ठीक है। उसे हम डायरेक्ट प्लान बोल देते हैं। ठीक है। अब ऐसे देखा जाए अनंत, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई डायरेक्ट प्लान सस्ता पड़ रहा है, आप सीधा आप उसको हैंडल कर रहे हैं। उसके बावजूद डेटा जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि 75 टू 80% लोग जो हैं वो डायरेक्ट प्लान की जगह रेगुलर प्लान की तरफ रुझान उनका ज़्यादा है। आखिर सस्ता भी पड़ रहा है और आप सीधा उससे जुड़ के आपकी भी रिसर्च बढ़ रही है। इन सब के बावजूद क्यों रुझान जो है कम दिखता है? सर देखिए, आज के दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रही है। हम जब निवेश करते हैं, हमें कोई ना कोई सहायक की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये कोई हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग आज भी रेगुलर प्लान्स के थ्रू जा रहे हैं। आज के दिन काफी ज्यादा लोग इवन अपने बैंकिंग चैनल को यूज करते हैं। अगर आप बैंक को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हो, तो वो भी आपका रेगुलर प्लान में चाहता है। तो जब भी आपके लिए कोई एक मीडिएटर है, कोई हेल्पर है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आप रेगुलर प्लान में करते हैं। जब आपको किसी भी हेल्पर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं। आज के दिन इंडिया में लोग जब भी निवेश करते हैं, उन्हें एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो उन्हें टाइम टाइम पे अपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते रहे, टाइम टाइम पे आपका एग्जीक्यूशन करते रहे, मार्केट की थोड़ी नई समझ देते रहे, आपको अपग्रेड करते रहे। इन सभी माइंडसेट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रहता है। पर एट द सेम टाइम, अगर कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ऑलरेडी खुद के बहुत सारे एडवाइजर्स है, ऑलरेडी खुद की एक टीम है जो उनके लिए रिसर्च कर रही है, तो वहां पे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग डायरेक्ट प्लान की तरफ जाते हैं। इवन जो नए यंगस्टर्स है, उनका सबसे पहले रुझान मैं देखता हूं, हमेशा वो डायरेक्ट प्लान की तरफ जाते हैं। पर इवेंचुअली जो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से देख पा रहा हूं, धीरे धीरे जब उनको रियलाइज होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंस है, और अगर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर कुछ मेहनत भी कर रहा है, अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ एडिशनल देने की कोशिश कर रहा है, तो लोग रेगुलर प्लान की तरफ जाते हैं। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको क्या मिल रहा है और आप कितना पे कर रहे हैं। और आई थिंक अभी फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बढ़ रही है। डायरेक्ट रेगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, निवेश होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, निवेश होना चाहिए मार्केट में, जिससे हमारी इकोनॉमी में एज अ होल पैसा बढ़ेगा। हमारी डिपेंडेंस ऑन फ्यूचर्स, फ्यूचर में जितनी हमारी डिपेंडेंस होती है एफआईएस के ऊपर, वो रिड्यूस होगी। हमें खुद की इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके लिए आम निवेशक का पैसा मार्केट में लगना चाहिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ी मुद्दे की बात है।
तो ये बात आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। आपको सबसे बड़ी बात है कि भाई म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है, अब वो चाहे डायरेक्ट से हो चाहे रेगुलर से हो। अनंत, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हम इसको एकदम कोरे कागज़ की तरह शो लेके जा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो ज़रा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि डायरेक्ट प्लान लेना हो तो उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके क्या हैं और हिदायत क्या है, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। सर देखिए, अगर आप फिजिकल मोड की बात करते हैं, अगर आप फिजिकली किसी भी म्यूचुअल फंड का बाय करना चाहते हैं डायरेक्ट प्लान, आप उसके लोकल ऑफिस में जाइए, वहां पे जाके आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म चूज करते वक्त उस प्लेटफॉर्म का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसका क्लाइंट डेटाबेस देख लीजिए। किसी भी नए प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले थोड़ा टाइम दे दीजिए। हो सकता है वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, पर हम उसको ट्रायल हिट अपने ऊपर नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे पास एक टेस्टेड प्लेटफॉर्म हो। अभी ऑफ लेटली रिस्क क्या बढ़ गई, रिस्क दो तरीके की बढ़ रही है। इवन आपने देखा होगा अभी कुछ ब्रोकर रिलेटेड भी रिस्क बढ़ रही है। ऑल्दो आई नो हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, पर अभी आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे ईस्ट में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, जहां पे एक फ्रॉड ब्रोकर ही बन चुका था जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा था एडिशनल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस में। उनको ये कह रहा था कि एक कोई आईपीओ है जिसमें फुल अलॉटमेंट हो चुका है, फिर भी मैं आपको अलॉटमेंट दिला दूंगा। ऐसा करते करते हजारों करोड़ का वहां पे फ्रॉड हो गया। तो ऐसे रैंडम नए नामों की तरफ जाने से बेटर है कि पुराने स्टैंडर्ड नामों पे जाइए। दूसरी रिस्क होती है प्लेटफॉर्म की रिस्क। कई बार हम सुन लेते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स में कुछ जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कई बार फ्रॉड हो जाते हैं। फ्रॉड होने के प्रोबेबिलिटी हमें रिड्यूस करनी है, ऐसे प्लेटफॉर्म को जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप 100% फ्रॉड फ्री हो गए, वो हम कभी हो ही नहीं सकते। आप जस्ट अपनी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कीजिए, ट्रस्टवर्दी नेम के साथ जाइए, एक्सपीरियंस वाले नेम के साथ जाइए। और फिर भी अगर आपको कभी भी म्यूचुअल फंड इतना ट्रांसपेरेंट है कि यहां पे अगर कभी भी आपको स्लाइटेस्ट ऑफ द हिंट है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसको रिपोर्ट कीजिए। मेजॉरिटी सिचुएशंस में आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। और आज के दिन सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है, इवन एट अ गुड नेम, अगर आप उसको रेज करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको इवेंचुअली मिलता है। हम रेज नहीं करते, वो एक हमारी गलती हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। और अनंत, हम ऐसे आपको जाने नहीं दे सकते। हमें चूंकि एमफी के डेटा ने रिटेल इन्वेस्टर और हमारे जो घरेलू निवेशक हैं उनकी ताकत को बता दिया है। एसआईपी की ताकत हर गुजरते महीने के साथ अपना जो कह सकते हैं ना कि अपना लोहा मनवा रही है। ऐसे में अगर एक टेक अवे आप देना चाहते हैं आम इन्वेस्टर्स को, खास तौर पे फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में या खास तौर पे म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में, जिनमें थोड़ी बहुत भी झिझक है, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत सिंपल सा एक वाक्य है जो मेरे दादाजी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एसआईपी कर रहे हैं, आप जल्दी से धनवान बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जितनी भी क्विक रिच थ्योरी होती है, वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं, वो यूजुअली क्विक पुअर थ्योरी होती है। अगर कोई भी स्कीम में आपको लग रहा है कि आप रातों रात अमीर होने वाले हो, या एक साल में पैसा डबल हुआ था पिछले एक साल में, तो वहीं पे जाके आप निवेश कर रहे हो, तो कभी भी पीछे के मिरर को देख के हम आगे गाड़ी नहीं चलाते। अगर हम चलाएंगे तो वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी टू ड्राइव अ कार। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में आज आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज पिछले 5 साल के रिटर्न स्मॉल कैप में 30% के ऊपर के है, मैं आपको एक अच्छा निवेशक नहीं मानता। मैं आपको अच्छा निवेशक उस दिन मानूंगा, या फिर एक मैच्योर्ड निवेशक उस दिन मानूंगा, जिस समय मार्केट में 25-30% का करेक्शन हो रखा होगा। आपके जो रिटर्न्स होंगे वो एफडी को छोड़िए, एफडी आपके नेगेटिव रिटर्न्स हो रहे होंगे, हर जगह त्राही त्राही मची होगी, और उस समय भी आप कहेंगे कि यार एसआईपी सही है। मार्केट हमेशा आपको एक बड़ा रिटर्न देने से पहले एक बड़ा टेस्ट करेगा। अगर अभी तक आपका एक बड़ा टेस्ट नहीं हुआ है तो शायद आपको बड़े रिटर्न्स नहीं मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़े और अच्छे रिटर्न्स मिले मार्केट के साथ, एक बड़े टेस्ट के लिए हमेशा रेडी रहिएगा। चलिए, तो ये कहते हैं ना, बोनस दे दिया हमने आपको अनंत की तरफ से। शुक्रिया अनंत, बहुत अच्छा लगा चर्चा करते हुए। कई नई चीज़ें मैंने भी समझी और हमारे निवेशकों ने तो बहुत ही क्लैरिटी उनके मन में आई होगी। आगे भी ऐसी चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस निवेश यात्रा में लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने में अपना सहयोग देने के लिए। तो चलिए, ये चर्चा तो बहुत ही बेहतर रही, और वैसे चर्चाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। खास तौर पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंश्योरेंस का। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस, पूरा गणित क्या है, इस छोटे से ब्रेक के बाद खास चर्चा देखिए। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। RBI 90 क्विज, सीखो खेलो जीतो।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज का जो शो है वो इंश्योरेंस के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। शुरुआत में हमने बेसिक जो इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम सवाल थे उन पर बात की। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए इस पे। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ सैयद मिराज नकवी साहब इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सीईओ और प्रिंसिपल ऑफिसर हैं रिस्क बीरबल इंश्योरेंस ब्रोकर्स से। सैयद मिराज नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपने समय दिया। हमें तो बताइए कि आम तौर पे रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस, ये सुनने में ही इस हिसाब से लगता है कि साहब बड़ी देर हो गई इंश्योरेंस तक पहुंचने की। लेकिन अब होंगे बहुत सारे लोग जो इस उलझन में होंगे, तो हमें बताइए कि किस तरह से इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। सर देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जो सच में बड़ी गंभीर है और ओल्ड एज लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लोग मिस कर चुके हैं कि इंश्योरेंस प्लान। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो 60 साल के बाद भी इंश्योरेंस को की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 60 साल हो गए हैं तो अब मुझे मिलेगा नहीं। बेसिकली क्या होता है कि चूंकि हेल्थ टेस्ट होते हैं, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, नॉर्मली लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज मना कर देती थी पहले। लेकिन अब कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, हेल्थ डिजीजेस कुछ होने की, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होने के बावजूद भी कवर मिल जाएगा और उसमें बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का कुछ एडजस्टमेंट्स अंडरराइटिंग के लेवल पे इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो है हमारे पास ऐसे प्लान्स। बिल्कुल। तो हमें बताइए किस तरह के ये प्लान्स हैं। और जाहिर सी बात है इसको लेके अवेयरनेस भी कम होगी। हाँ, सीनियर सिटीजन्स के कुछ प्लान्स कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने निकाले हैं। कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसमें कुछ कोपेमेंट होता है। कोपेमेंट का मतलब कि कुछ, मान लीजिए 1 लाख रुपए का क्लेम आया, जिसमें से 20% अगर कोपेमेंट है, तो आपको अपनी अपनी आउट ऑफ द पॉकेट जो है 20,000 पे करना पड़ेगा और 80,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और बाकी सारे कंज्यूमेबल्स वगैरह का जो कटने हैं उसके अलावा। तो लेकिन ज़रूरत क्या है कि जब अगर मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है और मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो मुझे 2-4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जैसी मेरी फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा मेरा ज़िंदगी मैंने बिताई है, उस तरीके से मुझे किस तरीके का एक वैल्यू लेनी चाहिए सम इंश्योर्ड की, वो तय करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये देखना कि मुझे कौन-सी बीमारी हो सकती है या मेरी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, हेल्थ का ग्राफ क्या है, उस लिहाज से एक तय करना कि कौन सा कवर मुझे लेना चाहिए। प्लस ये देखना चाहिए कि कहीं किसी पॉलिसी में कोई कोपेमेंट तो नहीं है, जैसे मैंने आपको डिडक्टिबल बताया। रूम रेंट मेरा अगर हो सके तो नो रूम रेंट वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। सम इंश्योर्ड, एक एवरेज सम इंश्योर्ड 10 लाख मेरी समझ में ऐसा है कि 10 लाख का सम इंश्योर्ड तो होना चाहिए। उससे कम आज की तारीख में वायबिलिटी नहीं आती है। प्लस उसके बाद फिर मुझे ये भी देखना चाहिए कि कोई ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं है जो जबरदस्ती काट रही है, तो पॉलिसी को चेक करना चाहिए। कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी गई हैं, जैसे एचडीएफसी अर्गो की है, ऑप्टिमा सिक्योर है, कार केयर की सुप्रीम है, बजाज एलियांस की पॉलिसी है। इन सब पॉलिसीज को अगर मैं देखूं, कंपेयर करूं ढंग से, तो हमें वो चीजें मिल जाती हैं। इसमें कोई नो कोपेमेंट नहीं होता। एंट्री एज भी हमारी काफी 99 साल तक की मिल जाती है। मतलब एंट्री एज भी काफी देर तक की है उसमें। प्लस उसमें जो है डोमेस्टिलरी होम होम ट्रीटमेंट, जो डोमेस्टिलरी ट्रीटमेंट है वो भी कवर मिल जाए। ऐसी सारी बातों का ख्याल रखते हुए कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नकवी साहब, मुझे ये बताइए कि एकदम शुरुआती दौर से लेके पॉलिसी में जो एडवांस पॉलिसीज हैं, इन सब में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। और पॉलिसी लेते वक्त ख़ास तौर पे आपने बहुत सी बातों को तो बता दिया, किन किन बातों का ख्याल रखें, लेकिन एक आम कवरेज अगर समझना चाहें तो वो क्या क्या रहता है। देखिए, आम कवरेज से आप ये समझिए कि जैसे ही किसी को भी कोई बीमारी डिटेक्ट होती है, तो वो पहले डॉक्टर्स को दिखाता है, ओपीडी में दिखाता है और कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता है, दवाई लेता है। फिर एक वक्त आता है जब उसको आईपीडी में जाना होता है, इनपेशेंट होना पड़ता है। वहाँ का जैसे ही एडमिशन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस मेजरली हेल्थ की पॉलिसीज कवर करती हैं। तो
ये हॉस्पिटलाइजेशन कवर प्लस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन कुछ दिन पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी ले जो 60 दिन पहले का कवर करे और 90 दिन का कवर करे बाद का, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का। क्या होता है 30 डेज और 60 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन था, जो अब 60 डेज और 90 डेज का भी मिलता है, तो उसको चूज करना चाहिए। प्लस अगर जितने भी हॉस्पिटल में रहते हैं उसमें जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, जितनी सर्जरीज होती हैं या जितनी दवाएं लिखी जाती हैं, वो सारी चीजें कवर हो, इन सब बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बेसिक हेल्थ पॉलिसी जो है वो कवर करती है आपका हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस और उससे जुड़े हुए अलग अलग खर्चे। तो ये तो बेसिक चीज हो गई। लेकिन अगर मैं एडवांस में जाऊं, एडवांस पॉलिसीज की बात करूं, तो मुझे हेल्थ चेकअप्स जो कि बिना हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के बिना हॉस्पिटलाइजेशन हुए भी मुझे नॉर्मल रूटीन लाइफ में हेल्थ चेकअप्स करवाऊं, तो वो भी मुझे कवर मिलना चाहिए। मुझे वेलनेस के योगा सेशंस हो गए या इस तरीके के हेल्थ प्रोग्राम्स का भी कुछ मुझे एड ऑन बेनिफिट्स मिलना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है वो भी मिलना चाहिए। तो ये एडवांस लेवल पे चली जाती है। प्लस टॉप अप कवर ले सकते हो आप, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप डेंटल का कवर अप ले सकते हो आप। ये सारी एक बेसिक से बढ़ करके थोड़ी एडिशनल और एडवांस पॉलिसीज में आ जाती है। हमें नकवी साहब ये बताइए कि आज के दौर में इंश्योरेंस क्यों बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है आखिर, और जैसे आपने शुरू में ही कहा कि मिस कर जाते हैं लोग, आखिर लोगों के मन में ऐसी क्या दुविधा होती है या लोगों को ऐसी क्या चैलेंजेस रहते हैं जिसकी वजह से वो बहुत वक्त तक अवॉइड करते हैं? मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कोशिश करते हैं कि जब तक टाल सकते हो टाल लें। ठीक कह रहे हैं आप। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। आदमी सोचता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ और मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों प्रीमियम पे करूँ, जब आएगा तब देखा जाएगा। बहुत सारे दिमाग में बातें चलती हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में इसलिए भी जरूरी है कि आप अगर नोटिस करो, कोविड के बाद से खर्चा कितना बढ़ गया है मेडिकल एक्सपेंसेस का। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 13-14% का इन्फ्लेशन चल रहा है मेडिकल एक्सपेंस का। यानी कि आज अगर 100 रुपए खर्च हुआ है तो अगले साल 112 रुपए 114 रुपए खर्च होगा। तो आप आउट ऑफ द पॉकेट अगर ये सोच चल रहे हो ना कि मैं जब कोई बीमारी होगी और मैं उसे कवर कर लूंगा, तो ये एक तरह की गलतफहमी है। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा कवर लेके चलो जो बाद में कभी भी आपके एक्सपेंसेस को, एकदम से सडन एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसको कवर कर सके। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। और फिर आज की महंगाई आप देखो, हर चीज में महंगाई हो बढ़ रही है। तो अगर मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर अपना अलग से जमा कर रहे हो, तो आप अपनी सेविंग्स को भी इम्पैक्ट डाल रहे हो। उससे कहीं बेहतर है कि आप एक पॉलिसी लो जो उस चीज को कवर कर सके। और आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर आप ठीक ठाक हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हो, तो मेरा 2 लाख का खर्चा आएगा कि 5 लाख का आएगा कि 10 लाख का आएगा, ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ पॉलिसी व्हिच इज हैविंग हायर सम इंश्योर्ड, और वो उस टाइम की जरूरत को पूरा कर सके जब फ्यूचर की, जब कुछ होने आपको हो रहा है, कुछ बीमारी हो रही है, तो वो प्रिडिक्शन करना आपसे बेहतर इंश्योरेंस कंपनी जानती है, क्योंकि वो इन सारे एक्सपेंसेस को और इन सारी अंडरराइटिंग को हर साल बड़े वॉल्यूमस डेटा पे काम कर रही होती। तो मुझे लगता है ऐसा कि हम अपनी समझ से ज्यादा इस बात पे भरोसा करें कि अगर पॉलिसी में लेता हूं तो मुझे आगे इसका फायदा होगा। बिल्कुल, तो ये एक कह सकते हैं 360 डिग्री एनालिसिस। एक उम्र के बाद भी अगर आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता है, और वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि दुनिया अनिश्चित हो चुकी है, इन सब की चीज़ों में ख़ास तौर पे कोरोना के बाद ये ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है। ऐसे में मिस मत कीजिए, सही वक्त है, उस देरी का इंतज़ार मत कीजिए कि समय निकल जाए फिर आप ज़्यादा प्रीमियम दें, बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स के साथ आपको पॉलिसी लेनी पड़े, उस चीज़ का इंतज़ार ना करें। सैयद मिराज नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और इस ख़ास चर्चा के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातचीत का फ़ायदा आम दर्शकों को भी हो। बहरहाल इसी के साथ आज बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप बेशक हम तक पहुंचाइए, हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।